Good morning everybody. Today we will start a new chapter मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम किसको कहते हैं, मैग्नेट के चारों ओर का वो स्पेस जिसमें हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है, फिर हमने ये 10th क्लास में भी पढ़ा है कि ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि अगर हम कहीं पर करंट कैरिंग वायर रख रहे हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया था, ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हम एक मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं वायर के पास और उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, देखो हमने ये तो पढ़ लिया है कि जो करंट कैरिंग वायर होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब वो जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है और वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो ये हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट लॉ में। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ जो है वो एक वेरीफाइड लॉ है। वेरीफाइड लॉ है, इसको साइंटिस्ट ने अच्छे से वेरीफाई करके हमें दिया है और हमें सिर्फ इस लॉ को लर्न करना है। वी डोंट हैव टू प्रूव दिस लॉ, हमें इस लॉ को प्रूफ नहीं करना। ठीक है, दो तरीके के लॉज होते हैं, एक वो लॉज होते हैं जिसको हमें प्रूफ करना पड़ता है, यहाँ पे हमें शो करना पड़ता है, लेकिन दूसरे लॉज वो होते हैं जो पहले से ही वेरीफाइड होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं, प्रूव्ड होते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ इज़ प्रूव्ड लॉ, वी डू नॉट हैव टू प्रूव दिस लॉ एट ऑल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू a small conductor of length dl carrying current I at a point at distance R is given by dB equals to k IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ बायो-सेवर्ट लॉ और ये बायो-सेवर्ट लॉ है। अब इसमें मतलब कैसे दिया हुआ है बायो-सेवर्ट लॉ उन्होंने, ये अब हम पढ़ेंगे। सपोज दिस इज़ अ वायर, ये एक वायर है एक्स वाई। ठीक है, ये एक वायर हो गई है और इसमें हमने करंट फ्लो कराई, ये करंट की डायरेक्शन है आई, करंट फ्लो कराई। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है P। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ऑफकोर्स सी बात है कि अगर हमने इसमें करंट फ्लो करा दी है तो इसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमने इसके चारों ओर में एक पॉइंट ले लिया P, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से है R, ये डिस्टेंस है R। तो अब इस R डिस्टेंस पर इस I करंट की वजह से जो P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब इस पूरे लाइन एलिमेंट में से भी ना, ये जो पूरी वायर है इसमें से भी हम छोटा सा इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं DL। ये वाला एलिमेंट ले लिया हमने DL। ठीक है, DL एलिमेंट की वजह से R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अब क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट लिया DL तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको भी हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे DB। B इज़ द सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है B, तो इसको हम स्मॉल एलिमेंट लेकर DB कर देंगे। तो वो जो DB होगा, DB वो एक तो प्रोपोर्शनल होगा I पर। ये बात आप 10th में भी पढ़ चुके हो कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फील्ड। ठीक है, आई पर डिपेंड करेगा। सेकंड थिंग ये डिपेंड करेगा उस लाइन एलिमेंट की लेंथ पर, कितनी भी स्मॉल लेंथ हो उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा। थर्ड ये डिपेंड करेगा साइन थीटा पर। अब ये जो थीटा एंगल है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, कौन सा होता है थीटा एंगल। ये जो थीटा एंगल है वो है इस लाइन एलिमेंट और लाइन एलिमेंट को पॉइंट से जॉइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल। देखो, दिस इज़ द लाइन एलिमेंट और लाइन एलिमेंट को पॉइंट से जॉइन करने वाली जो लाइन है उनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा ये। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे कि is directly proportional to sine of the angle between the line element and the line
जॉइनिंग द लाइन एलिमेंट टू द पॉइंट, ठीक है। फोर्थ ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है ये, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये हमें बिहेवियर में भी ये बात अच्छे से समझ में आती है कि डिस्टेंस हम जितनी ज़्यादा दूर जाएंगे उससे पॉइंट से या एलिमेंट से, फील्ड उतना ज़्यादा वीक होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब इन चारों लाइंस को अगर आप मिला दोगे, कंबाइन कर दोगे, तो चारों के प्रोपोर्शनल हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे हम के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट जो होता है वो होता है परमिएबिलिटी, जैसे आपने वहाँ पर पढ़ा है परमिटिविटी, आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, वहाँ पर एक आपने कांस्टेंट पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ कॉल्ड द परमिटिविटी। और यह जो म्यू नॉट है ये होता है परमिएबिलिटी, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, और इसकी यूनिट हम आराम से निकाल लेंगे, टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। ये जो टेस्ला है, टी का मतलब है यहाँ पर टेस्ला, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, टेस्ला इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया डीबी का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया है। और इसको अब हम एक तरीका और है हमारे पास इसको लिखने का, देखो हम इसमें क्या करते हैं ना, इसको हम आइडियल क्रॉस आर भी लिख सकते हैं, क्रॉस आर कैप। ये हम इसलिए लिख सकते हैं, आपको पता है कि जो ए क्रॉस बी होता है, दो वेक्टर के बीच का अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हो जाता है ए बी साइन थीटा, साइन थीटा आ जाता है। अब यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो आइडियल, अब यहाँ पे लेकिन वेक्टर नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर ले लेंगे। यूनिट वेक्टर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसको हम आइडियल क्रॉस आर लिख सकते हैं, तो हमें साइन थीटा नहीं लिखना पड़ेगा। दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। देखो 12th क्लास की फिजिक्स में कभी भी इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन डाल ही देते हैं। जैसे एग्जाम में आएगा स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ इज़ वेरी सिंपल, आप लिख दोगे, लेकिन उसमें एक नंबर होगा कि आप इसको 1 मार्क का उसमें पार्ट होगा कि बायो-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो दिस इज़ अ वेक्टर फॉर्म, इसको आप अच्छे से देख लो, ये वेक्टर फॉर्म है, सिर्फ ये लिखने के 1 मार्क मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर आप नहीं लिखोगे तो वो आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है, ये वेक्टर फॉर्म है इसकी 1 मार्क की, ठीक है। तो ये बायो-सेवर्ट लॉ हो गया। और अगर हम ऐसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाला था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट, इसको, ये हो जाएगा आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो आपको जब एग्जाम में बायो-सेवर्ट लॉ आएगा तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है, और फिर ये वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आपको याद रखनी है, वेक्टर फॉर्म ज़रूर लिखनी है एग्जाम में, ओके।